नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 14 दिसंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया। देखो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो देखो 20, 35 और 60। अगर 20 और 60 का एलसीएम लेते 60 आता, तो यहाँ से देखो इसको 7 पंजे 35 करते, देखो 60 एलसीएम ले लिया 20 और 60 का। यहाँ से देखो 5 तो चला गया होगा ना, लेकिन 7 रह गया, इसको देखेंगे यहाँ से लिखेंगे तो ये आ गया एलसीएम। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो देखो यहाँ से इसकी इफिशियंसी 21 हो गई और इसकी इफिशियंसी देखो 5 था, 5 से तो छोड़ ही दो बात को। अब जो रह गया उसको देखो यहाँ से, तो आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 तीन 36 और 6 42 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 7 आ गई, यानी कि ए, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब देखो 8 दिन पहले बी चला गया, यानी कि इसका 8 दिन का काम और जोड़ लें तो 12 अट्ठे 96 हो गया, बिल्कुल। सी ने देखो 12 दिन पहले छोड़ दिया, 12 सत्ते 84 काम और बढ़ा लें, बिल्कुल। अब देखो 6 4 10 की जीरो हासिल लगा, 1 हो गया। 9 3 12 और 12 8 20 की जीरो हासिल लगा, 2 हो गया, 4 तो 6 हो गया, यानी कि टोटल काम 6 हो गया। अब तीनों मिलकर ही करेंगे। तो देखो यहाँ से 7 2 9, यानी कि 19 हो गया। 19 में 1 जोड़ा, 20 20 20 40 हो गया, यानी कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में हो रहा है। अब यहाँ से देखो 12 दिन पहले सी ने छोड़ा है, यानी कि अगर जैसे टोटल काम निकालते, आंसर तो देखो 3 आ गया होगा, क्योंकि 15 12 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ से ए बी सी रहे होंगे कहीं पर। फिर किसने छोड़ा? 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ठीक है, और उससे पहले 12 दिन पहले सी छोड़ गया था, यानी कि 12 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। समझ गए बात को? यानी कि टोटल काम हो रहा था कितने दिन में? 15 दिन में। तो 12 दिन पहले छोड़ दिया तो यहीं पर तो काम किया होगा, यानी कि 15 12 का डिफरेंस 3 दिन। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर देखो क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो देखो यहाँ से करेंगे 15 और 13 कितना हो गया? 28। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 2 का हो गया। तो देखो यहाँ से सिंपल सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, तो गुणा वाला तो चिन्ह छोड़ ही दो अभी। तो यहाँ से देखो यहाँ से लिखेंगे क्या? 4/5 आ गया, यानी कि 5/8। गुणा करेंगे 4/5, फिर गुणा करेंगे 25, फिर गुणा करेंगे 28 गुणे 2 हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि 5 25 हो गया। 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा चला गया। यहाँ से देखो 5 25 25 अट्ठे 200 हो गया। 25 दूनी 50 और 20 70, यानी कि 700 आंसर आ गया। अगला सवाल। रेनू का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है, यदि उसकी आय में 20% की भी वृद्धि हो रही है और बचत में 50% की वृद्धि, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो इस टाइप के सवाल बहुत करवा चुके हैं। तो देखो यहाँ से 150% को क्या लिख सकते हैं? 5 दिया 15, जीरो हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 5 छक्का 30, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि काट सकते थे जीरो से जीरो। तो यहाँ से डायरेक्ट 3/2 भी लिख सकते थे। तो यहाँ से देखो बचत से 3/2 अधिक है। अगर हम बचत मान लें 2 है, तो हमारा जो व्यय होगा वो कितना होगा? व्यय होगा 5। ठीक है, तो टोटल आय कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, यानी कि बराबर कर दें, इसको प्लस कर दें। 20% की आय में वृद्धि, तो यहाँ पर 20% लिखते हैं। बचत में 50% की वृद्धि, तो यहाँ पर 50 लिखते हैं। और हमें क्या निकालना था? व्यय में निकालना था कितनी वृद्धि होगी। तो देखो बराबर कर दिया, इनका आप डायरेक्ट गुणा करते हैं। 50 दूनी 100 हो गया, प्लस का 5 गुणे x% हो गया, बराबर 7 दूनी 14 140 हो गया, यानी कि 5 का x% बराबर हो गया। डिफरेंस कर देंगे, यानी कि 40 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 8% आंसर आ गया। अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 20,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की होती, तो दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? तो देखो पहली कंडीशन में क्या था? 20,000 हमारा क्या था? मूलधन था। 4.5% रेट थी और 3 वर्ष की बात कर रहा था। यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या? साधारण ब्याज, यानी कि गुणा कर देंगे बटे 100 कर देंगे तो काम बनेगा। बिल्कुल बनेगा भाई, बनेगा क्यों नहीं। तो देखो एक पॉइंट से ये एक जीरो चला गया, यहाँ से करेंगे 45 दूनी 90 हो गया, 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि 9,000 गुणे करेंगे 3 9 3 27,000 आ गया। यहाँ पर समझ रहे हो ना? 45 दूनी 90, एक जीरो हटाना पड़ेगा भाई, 27 होगा। बिल्कुल हाँ, ठीक लिखा है। फिर देखो यहाँ से आगे कह रहा है 16,000 प्रिंसिपल हो गया।
ठीक है। रेट कितनी हो गई, 5% हो गई। अब 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। तो क्या करते हैं, 5 + 5 + 5 गुणे 5/100 करते हैं, यानी कि 10 हो गया, 10.25 आ गई। तो यहाँ से करेंगे 16,000 का 10.25% निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं भाई। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ से हटा देंगे ये 2 जीरो, एक जीरो नीचे है, ये ध्यान रखना। तो देखो 16 पंजे 80 आया, जीरो से कट गया होगा, यहाँ से लगा 8 हो गया, 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया, 16 एकम 16 हो गया। दोनों से डिफरेंस कर लेते हैं। देखो 2700 से 1640 घटाना, तो जीरो बचा, 10 से 4 गया 6 बचा, 6 से 6 गया 0, 2 से 1 गया 1, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 25,110 की एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, सी और डी के हिस्सों का अनुपात 1:2 है। तो बी और डी के हिस्सों के मध्य का अंतर बताना। तो देखो कौन कौन था, ए था, बी था और सी था और डी था। तो यहां से एक तरफ पकड़ते चला करो, जो भी करना हो एक तरफ से। देखो हमने माना 8 और 9 था, फिर देखो यहाँ पर b की वैल्यू 9 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम 9 ले चुके हैं, तो इसमें 3 का गुणा कर दे 9 मिल जाएगा, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा, यानी c कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर c 1 है, हम 15 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसमें 15 का गुणा कर दें, तो ये 15 दूनी 30 हो गया, डी देखो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। फिर देखो यहाँ से क्या करते हैं, सबको जोड़ देते, क्योंकि सब पूरी राशि का मान दिया गया था, यानी कि यहाँ से 9 8 17 हो गया, 17 और 15 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 और 30 62 हो गया, यानी कि 62 की वैल्यू दी गई थी 25110। हमें निकालना था बी और डी का अंतर, यानी कि इनका अंतर कितना हो गया, 21 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 21 का। तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 से नहीं कटेगा ना, 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया ना, 2 पंजे 10 हो गया। फिर देखो भाग जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया। तो देखो यहाँ से देखो, अब कटना तो कुछ नहीं है, 21 का डायरेक्ट गुणा कर लें, हाँ करते हैं। देखो 21 पंजे 105 हो गया, यहाँ से लगा 10, 21 पंजे 105 और 10 कितना होता है, 115 की 5 हो गया, यहाँ से लगा 11 हो गया। तो देखो 21 पंजे 105 और 10 कितना हो गया, 115 और 116 हो गया, यहाँ से लगा फिर 11, 21 दूनी 42 और 1 43 और 10 53 की 3 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 21 एकम 21, 21 और 5 कितना हो गया, 26 हो गया। डिवाइड करेंगे हम किससे, 31 से करेंगे। अब देखो ऊपर इतना बड़ा नंबर लिखा है, तो देखो एक तो ये विधि होती तुम्हारे पास, इससे कर सकते हो ऑप्शन का सहारा लेके, तो ऑप्शन का तो सहारा लेंगे ही, लेकिन जहां देखो शुरू में सभी में नंबर अलग अलग लिखे थे, इसमें एक लिखा था, तो 31 से एक बार भाग करेंगे 26 में जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो चले गए ना। अब बचे हमारे पास 6 बचा और 8 बचा। अगर हम छेतियां 18 करते 26 से कम आ रहा है, अगर हम आठतियों 24 करते तब भी 26 से कम आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया, 8505। अगला सवाल करते हैं। एक छात्र ने 35 में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा, उन सभी को 54 में 9 पेंसिल के मूल्य पर बेच दिया। इस सौदे में 350 का लाभ हुआ, बॉक्स में कितनी पेंसिल थी। तो देखो यहाँ से एक पेंसिल का अगर मूल्य निकालते तो 3.5 रुपए आता, यहाँ से 1 रुपए का एक पेंसिल का निकालते तो 6 रुपए में बेची एक पेंसिल। तो यहाँ से देखो दोनों से डिफरेंस कितना आया, दोनों से डिफरेंस देखते हैं। 6 से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 10 से 5 गया 5, यानी कि एक पेंसिल पर इतना प्रॉफिट हो रहा है। देखो 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, एक पेंसिल पे। हम निकाल लेंगे 350 रुपए का प्रॉफिट कितनी पेंसिल पे होगा, 2.5 इंटू हो गया 35, गुणे कर देंगे 10 और 1 जीरो और ये वाला बढ़ा देंगे, तो देखो 25 चौकू 100 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 3 12 और 2 14 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल। रीता ने सोने का 15 ग्राम का एक आभूषण इतने में खरीदा जिसमें 12% का जीएसटी और गहना बनाने के प्रभार शामिल थे। सोने के प्रति ग्राम मूल्य कितना था। तो देखो यहाँ से पहले 1 ग्राम का निकाल लें, तो 71820 अपान 15 हो गया। अब यहाँ से देखो एग्जैक्ट मूल्य ये होगा, लेकिन उस पर 12% की जीएसटी बढ़ेगी ना, तो ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 1 बच गया, 3 तिरका 9, 2 बच गया, 3 नेम 27, 3 चौकू 12 हो गया, 1 जीरो आ गया। यहाँ से और 5 से भी काट लो, 5 चौकू 20, 3 बच गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गया। यानी कि x बराबर लिख सकते हैं 4788 इंटू 100 अपॉन में हो गया 112।
देखो ऑप्शन का सहारा ले ले थोड़ा बहुत। देखो यहाँ से हमें 8 पे पहुंचना है, तो किसका किसका गुणा हो सकता है? 8 दूनी 16 होगा, नहीं होगा। 7 दूनी 14 होगा, नहीं होगा। 5 दूनी 10, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखते हैं आगे। यहाँ से देखो 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखो इसी से तो पहुंच सकते हैं। अब देखो पहुंचना कैसे है? यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 1 बच गया, 2 नेम 18, 2 चौकू 8 हो गया। फिर देखो 2 से काट ले, ऊपर देखो 2 से कट रहा है, बिल्कुल। 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 हो गया। अब कुछ कटेगा? उधर से तो नहीं कटेगा, लेकिन इधर कट गया, ये देखो 25। यहाँ से करेंगे तो देखो 7 एकम 7, 4 बच गया, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, यानी कि 25 गुणे 171 हमें करना था। तो 25 एकम 25 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। 25 सत्ते 175 और 2 177 हो गया, हासिल लगा 17। 25 एकम 25 और 10 35 और 7 42 हो गया, यानी कि 42 75 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित की। एक खास ग्राहक को उसने 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट दी। परिणाम स्वरूप उसे 410 रुपए की हानि हुई। उक्त ग्राहक को उसने वस्तु की किस कीमत पर बेची? तो देखो यहाँ से उसने 100 रुपए की चीज थी, 50 बढ़ाकर यानी कि 150 में उसे कर दिया डिनोट। फिर देखो 10%, 15% और 20% की छूट दी। 10% का मतलब 9/10 हो गया, 15% का मतलब 17/20 हो गया, और फिर यहाँ से 20% का मतलब 4/5 हो गया। तो यहाँ से देखो 1 0 ये चला गया, 5 तियां 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे 500 हो गया, और यहाँ से करेंगे 9 तियां 27 कर लो, या तो कर लो 17 ने में 153 कर लो। फिर इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया, और 3 एकम 3 एक 4 हो गया। देखो हमारे हिसाब से लॉस कितना हो रहा है? 41 का। क्वेश्चन में 410 का कह रहा है उक्त ग्राहक को उसने किस कीमत पर बेची? तो इतने पर बेची थी, यानी कि 459 की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई 4590। अगला सवाल करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। देखो सिंपल सी बात है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एरिया लिखा हुआ है किसका? सर्किल का। और शंकु का बेस क्या होता है? शंकु का बेस सर्किल ही होता है। तो देखो आधार का क्षेत्रफल ही तो दिया था, यानी कि 1/3 गुणे 7546 इंटू एच कर दें, 15 हो गया। यहाँ से देखो 3 पंजे 15 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, 5 चौकू 20 और 3 23 हो गया, 55 25 और 2 27 हो गया, यानी कि आंसर हमें मिल चुका है। आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि का प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 16 महीनों का ब्याज इतना है, ठीक है। उतने ही धनराशि का उसी ब्याज दर पर यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, 8 माह की बात कर रहा है। 16 महीने में 8 महीने की कैसे स्लैब बनेगी? 2 स्लैब बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली हमको 2 साल पे काम करना है। तो देखो रेट कितनी दी थी? 12%, लेकिन आप 8 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 8%। समझ गए बात को? तो देखो टाइम हमारा अल्टीमेटली कर रहे हैं, 16 महीनों का कह रहा है, यानी कि 2 साल हो गया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन में कह रहा था राशि सेम थी और उसी ब्याज दर पर, यानी कि टी बराबर यानी कि आर बराबर 12% और तुम्हारा टाइम था 2 साल था। तो देखो यहाँ पर तो सी आई लग रहा है, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल लें, यानी कि 12 + 12 और प्लस का हो जाएगा 12 गुणे 12/100 हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24 हो गया, 24 एक 25.44% हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा था? साधारण ब्याज पे काम हो रहा था। किस पर हो रहा था? यहाँ पर भी चक्रवृद्धि हो रहा था। तो देखो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। 8 + 8 + 8 64/100 हो गया, यानी कि 16.64 आ गया। इसकी तो वैल्यू हमें दी गई थी, यानी कि 16.64 की वैल्यू होती है 3494.40। अब हमसे कहा गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सिंपल सी बात, एक चीज देखो, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा गया था। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही हैं, तुम समझो 16 की वैल्यू ये है, 25 की निकालेंगे तो इतना बड़ा थोड़ी ना गैप हो जाएगा। 16 दूनी 32, दोगुने से भी ज्यादा हो रहा है यहाँ। तो ये क्या पूछा गया था हमसे? तो पूछा गया था मिश्र धन इस वाली कंडीशन में, यानी कि यहाँ से 125.44 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ से क्या हुआ? इसके बोनस मिले होंगे सभी को,
अब देखो इतने बड़े नंबर हैं, कैलकुलेशन करने में मजा तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी। यूनिट डिजिट से काम चल रहा है, चलेगा। देखो यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 6 थी, यहाँ थी 8 थी, यहाँ 4 थी, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखो यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16, हमें 6 पर पहुंचना। 4 में किसका गुणा करें कि 6 पर पहुंच जाएंगे। 4 चौकू 16 से पहुंच रहे, बिल्कुल पहुंच रहे। 8 चौक 32 से पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे। तो देखो 6 चौक 24 से पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे। 4 दूनी 8 से पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, आंसर आ गया। तो इसमें एक चीज थी, अगर किसी ने ऑप्शन से भी किया होगा, अगर वो मान लो चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल रहा होगा, तो आंसर उसका तब भी ठीक आ जाता। अब मान लो हमने यहाँ पर इतना निकालना था, तो ये वाला हटा देते, तो लास्ट में भी 4 चौकू 16, 6 का ही डिविजिबिलिटी चेक करते, तब भी आंसर वो लगा दिया होगा। ठीक है, लगाने वाले ने। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर जाता है, उसकी चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो मिनट है, घंटे में चेंज कर लो। ये दिया, इसमें 1000 का डिवाइड कर ले, किलोमीटर में आ जाएगा। ये यानी कि ये आ जाएगा 1800 बटे 1000 गुणे 5, 60 ऊपर चला जाएगा। ये सवाल बन गया। तो देखो 3 जीरो तो यहाँ से चले गए। 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, बटे 5 करेंगे तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यदि पी अपनी चाल को दोगुनी कर देता है तो उसे यह दूरी तय करने में क्यू से 2 घंटे कम लगते हैं। 48 किलोमीटर चलने के लिए क्यू को कितना समय लगेगा, यानी कि हमें क्यू की क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तभी तो समय निकाल पाओगे। तो देखो पी में देखो, पहले सबसे पहले स्पीड का क्या किया उसने, 2 गुना कर दिया, तो समय कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 1 का है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 घंटे यहाँ से है, 2 घंटे यहाँ से। यहाँ से देखो ज़्यादा था, यहाँ से कम था। अगर ज़्यादा ही लिखा होता दोनों जगह तब तो डिफरेंस करते, लेकिन उधर ज़्यादा इधर कम, तो टोटल हो गया 8। अगर 2 निकालेंगे तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 घंटे हो गए। बात समझना, ये तो आ गए पी के 16 घंटे, पी के क्या आ गए, 16 घंटे आ गए। क्यू को कितना लगे होगा, 6 घंटे ज़्यादा लग रहे क्यू से, तो क्यू को लगे होंगे 10 घंटे। आप क्यू की चाल निकाल लो, कैसे निकालोगे, 96 बटे करना पड़ेगा 10। ये तो आ गई क्यू की चाल आ गई। तो क्या करना है, 48 में 96 बटे 10 का हमें भाग करना था, तो 48 दूनी 96, 2 पंजे 10, यानी कि 5 घंटे समय लगेगा। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरल सवाल है। देखो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 से 3 गया, 7/8 हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 1/4 गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ से उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 चौक 3600, 3602 कितना हो गया, 38/9 गुणे 9 बटे क्या हो गया, 19 हो गया। 19 दूनी 38 हो गया, ये इससे चला गया, गुणा का साइन किया तो 2 नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 8 हो रहा है, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अगला सवाल कह रहा है 15 और 45 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो देखो दिमाग में कैलकुलेशन, देखो अगर रफ कॉपी होती ना तो उसमें केवल कितना लिखना होता, 15 तिया 45 करो, 3 गुणे 45 कर दो, बस। 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौको 12, 1 13, 135, क्योंकि पता है ए और बी का अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तो b² होता है। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, यदि उसने वस्तु को इतने में बेचा होता तो उसका परसेंटेज लाभ या हानि बतानी थी। सिंपल सवाल है भाई, देखो कोई चीज़ 100 रुपए की रही होगी, अगर 15% हानि की हो गई तो 85 की रह गई। अब दूसरी कंडीशन में हमें निकालना है, देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा या कम आता है। देखो 85 किसकी वैल्यू है, 52 70 की, हमें निकालनी थी 63 24 की। तो देखो 17 पना 85, 17 तिया 51, 17 एकम 17 हो गया। फिर देखो बचा क्या क्या है, 5 से काट दे, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया। तो देखो 31 एकम 31, 0 62 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा आया, 2 ज़्यादा आया, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग इतना है तो इसका 2/9 भाग क्या होगा। देखो या तो डायरेक्ट कर लो, 3/5 बराबर दिया गया है 54, और 2/9 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 54/3, 5 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर दो 2/9, तो 9 छक्का 54 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। या तो क्या किया करो भाई, 3/5 लिखो, फिर रेशियो बना लो 2/9, बात वही पड़ती, यानी कि 9 तिया 27 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 27 की वैल्यू 54, 2 गुना हो रहा, 10 का 2 गुना कर दो, 20 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के बाद इतने में बेचा गया, यदि छूट 9.5% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमने मान लिया 100 रुपये था, 12%, 12.5% का छूट का मतलब क्या हो गया, 100 से अगर 13 घटाते हैं 87, यानी कि 87.5% हो गया।
अब कह रहा है 9.5%, तो 100 से अगर 10 घटाएंगे 90, यानी कि 90.5 हो गया। तो देखो इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी, 1225 बटे करेंगे 87.5। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, 90.5 की। बात समझ गए, पॉइंट से पॉइंट हटा दें, बिल्कुल। फिर यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 25 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। फिर यहाँ से देखो 25 सत्ते 175 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 25 ने में 225 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, और 18 सत्ते 126। अगला सवाल करते हैं। व्यक्ति ए एक कार्य को पूरा करने में 28 घंटे लेता है। व्यक्ति बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय लेता है, यानी कि 28 का 1/4 समय कितना हो गया, 7 लेता है। कौन लेता है, बी लेता है। समझ गए बात को। तो यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो कार्य को कितना समाप्त करने में टाइम लगता है। देखो दोनों कर रहे हैं, 28 गुणे 7 करो और 8 7 15 35 कर दो, यानी कि 7 पंजे 35 हो गए। यहाँ से करेंगे तो 5 25 बचा कितना, 3/5 गुणा कर देंगे 60, तो यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60, 12 3 36, यानी 5 घंटे 36 मिनट लगेंगे। समझ गए ना, ये चीज़ हमने बताई हुई है कि ए कर रहा है 28 मिनट में और बी कर रहा है 7 मिनट में। अगर पूछे दोनों कितनी देर में करेंगे, दोनों को गुणा करो और दोनों को जोड़ के नीचे से भाग कर दो, बस। अगला सवाल, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3 5 7 9 से विभाज्य हो। सबसे पहले 9 को पकड़ो, देखो 9 से 5 4 9 1 10 जाएगी, नहीं जाएगी। 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 तो 11 नहीं होगा। अब देखो छोटी से छोटी संख्या चाहिए थी, देखो 3 से भी डिवाइड होगी, अगर 9 से होगी 3 से भी होगी, 5 से डिवाइड होने के लिए ये भी होगी और ये भी होगी। तो अब बचा क्या, 7 7 से ये वाली पहले चेक कर ले, यानी कि करेंगे तो देखो 7 एकम 7, 4 बच गया, 7 छक्का 42, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगी, आंसर 1260। अगला सवाल कह रहा है 12 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 3 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 4 संख्याओं का औसत इतना है और अगली 2 संख्याओं का औसत इतना है। यदि 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से क्रम से 4 और 5 कम हो तो 12वीं संख्या कौन सी है। तो देखो कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या और 12वीं संख्या से कितना, कह रहा है 11वीं संख्या से 4 कम है, ठीक है, और 12वीं संख्या से कितनी, 5 कम है। तो क्या बतानी, हमें 12वीं संख्या बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है 12 संख्याओं का एवरेज 38 था और कह रहा है पहली 3 संख्याओं का 33 था, अगली 4 का कितना था, 35.5 था, फिर अगली 2 का कितना था, 40 था। देखो 4 3 7 2 9 होगी, 3 संख्याएं बची, यानी कि 3 संख्याएं इसी में से तो आई होंगी, यानी कि इनका अगर एवरेज देखते तो 38 तो रहता ही रहता, तभी तो एवरेज मेंटेन हुआ होगा। कम ज़्यादा जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अगर इनका सम निकालते तो गुणा 3 का करना पड़ता। अब देख लेते कम ज़्यादा कितना हो रहा। तो देखो 38 से ये कम कितना हो गया है, 5 कम हो गया। एक लोगों में 5 कम, 3 लोगों में कितना कम, 15 कम हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना कम हो रहा है, यानी कि 38 से पूरा देखेंगे 36, यानी 2.5 कम हो रहा है एक लोगों में। 4 लोगों में 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी कि 10 कम हो जाएगा। बात समझिए रहना क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ से देखो ये 2 बढ़ गया है, तो 1 लोगों में 2, 2 लोगों में 4 बढ़ गया। यहाँ से करेंगे इन दोनों को सम, 25 हो गया। यहाँ से प्लस का 4 था, ये माइनस का, यानी कि डिफरेंस कितना रहा, 21 का कमी हो रही है। यानी कि एवरेज में ये नंबर अलग किए जा रहे हैं तो 21 की कमी पड़ रही है। इसकी भरपाई कौन करेगा आके, यही लोग तो करेंगे। इसमें 21 और जोड़ देंगे, यानी कि ये 3 संख्याओं का सम आ गया है। तो देखो इनका सम कितना है, इनका सम हो गया 3x प्लस का 5 4 9 बराबर हो गया 38 गुणे 3 प्लस का 21 हो गया। 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये 3 से चला गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो यहाँ से करेंगे x प्लस 3 बराबर 8 7 15 45 हो गया, और x बराबर 45 से अगर 3 जाएगा तो 42 हो गया। हमें चाहिए था प्लस 5 करना पड़ेगा, इधर भी 5 कर दो जोड़ दो, इधर भी 5 जोड़ दो, आंसर आ गया 47। अगला सवाल करते हैं। 50 और 7 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य हैं तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो पहले तो यहाँ से देखो 7 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 12 से डिवाइड होगी, 12 होगी, ठीक है। 50 से पहले कौन सी होगी, 48 होगी, 6 48 होता है। यानी कि इनका सम निकालते हैं, पहला नंबर और लास्ट वाला, यानी कि 12 और 48 60 हो गया, बटे 2 करेंगे, यानी कि एवरेज कितना आ गया, 30 आ गया। ये सभी को पता होगा, अगर डिफरेंस बराबर हो तो लास्ट नंबर प्लस का फर्स्ट नंबर अपॉन करते हैं 2, तो एवरेज निकल आता है। यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 11 हो गई,
13 हो गई, और कौन सी हो गई फिर 17 हो जाएगी, 17 के बाद 18 तो होगी नहीं, 19 हो जाएगी, 21 भी नहीं होगी यानी कि 23 हो गई, 23 के बाद 24 भी नहीं होगी, और 25 26 27 भी नहीं होगी, 29 हो जाएगी, फिर 31 हो जाएगी, फिर 33 भी नहीं होगी, 37 हो जाएगी। इसके बीच तो नहीं आ रही, कोई नहीं आनी चाहिए। कितनी हो गई, 2 2 4 45 तक जाना, गिनती क्यों गिन रहा हूँ। देखो 37 के बाद हो जाएगी 39 तो कटती है, 38 40 यानी 41 आ जाएगी, फिर कौन सी आ जाएगी 43। समझ गए बात को। तो देखो कहाँ कहाँ से पेयर अच्छा वाला पेयर बन रहा है। तो देखो 11 और 19 कितने हो गए, ये 20 हो गए। यहाँ से देखो ये कितने हो गए, 30 हो गए। यहाँ से देखो ये किसी के साथ बना रहा है, ये इसके साथ बना लेगा, यानी कि 30 20 50 10 60 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो ये भी बना लेगा, 40 20 60 और 10 70 हो गया। फिर बचा क्या है 43, और ये बचा है, यानी कि 3 1 4 और 4 3 7 हो गया। इनको जोड़ दें, 30 20 50 और 10 60 हो गया, 60 और 70 130 हो गया, 130 और 70 कितना हो गया, 130 और 70 200, यानी कि ये हो गया 204। बटे क्या करेंगे, बटे कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बटे 10 कर देंगे, यानी कि 20.4 आ गया यहाँ से। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 20.4 हो गया, 10 से 4 गया 6 हो गया, ये 9.6 आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई है, तो आप लोग देख लेना, अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो मतलब क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, यदि ब्याज दर और वर्षों में अवधि के निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है तो मूलधन उधार दिए जाने की अवधि ज्ञात की। देखो ये होती है प्रैक्टिस वाली बात। अगर मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की, तुरंत गुणा करेंगे 100 का, 25 चौकू 100, आंसर मार देंगे 4। देखो कैसे हुआ, पी कितना हो गया 25, और इसका 4/25 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, यानी ऐसा ही कितना हो गया 4 हो गया। फार्मूला सभी को पता होगा, 4 बराबर 25 गुणे आर, और टी की जगह भी आर रखना पड़ेगा, गुणे करेंगे 100, 25 चौकू 100, यानी कि आर बराबर 4 आ गया। लेकिन आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसे सवाल हाथ के नीचे से निकलने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक संभावित त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 12 मीटर है, इतने रुपए प्रति मीटर की दर से बोर्ड की फेंसिंग की लागत ज्ञात की। देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर लिखा है, इसके ऊपर नहीं लिखा ना, तो सीधे बात हो रही होगी पेरीमीटर। और फेंसिंग क्या होती है, चारों तरफ जो बाउंड्री लगाई जाती है जैसे जाली वगैरह की, उसको बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, 12 गुणे 3 हो जाएगा, और इसमें गुणा करने का पड़ेगा 4.5 का, यानी 45/10 का कर देंगे। 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 6 3 18, 18 ने में 162, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 8505 को पी क्यू आर के बीच के उनके हिस्सों में इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पी और आर के हिस्सों में अनुपात क्या होगा, तो देखो क्या कह रहा है, अंतर कितना होगा। तो देखो नीचे क्या लिखा है, पहले तो इनको सिंपल कर लो, 3 एकम 3 4/3 हो गया, फिर 4 एकम 4 3 7/4 हो गया, 6 दूनी 12 1 13/6 हो गया। अब नीचे 3 4 6 लिखा है, 12 एलसीएम हो गया, यानी कि सब में क्या करेंगे 12 का गुणा, तो 3 चौकू 12, 4 चौकू 16, 4 3 12, 7 3 21, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 हो गया। इनको जोड़ दें, 6 1 7 7 6 13 3, हाथ से लगा 1 2 2 2 4 2, यानी कि 63 की वैल्यू में दी गई थी 8505, और पी और आर इनका डिफरेंस पूछा गया था, कितना हो जाएगा 10 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से करेंगे 7 नेम 63 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो गया, फिर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 3 बचा, 9 3 27 हो गया, बचा कितना 4 9 पन्ना 45, यानी 1350 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अरुण ने 24,000 प्रत्येक पर 8 टीवी सेट खरीदे और 8 टीवी सेट को कुल इतने के मूल्य पर बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहां से एक का मूल्य दिया गया था, यानी कि 24,000। ठीक है, यहां से भी एक का मूल्य निकाल ले, यानी कि 226,560 अपॉन 8 कर ले। यहाँ से करेंगे तो देखो 8 दूनी 16, 6 बचा, 8 8 64 हो गया, 2 बच गया, 8 3 24, 8 दूनी 16, ये आ गया एक का मूल्य। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, पहले तो इसको काट लो, काटना तो पड़ेगा ही। तो 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से काटेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 अट्ठे 32 हो गया। अभी भी कट रहा है लेकिन काटने की कोई जरूरत नहीं। 600 से देखो 108 का प्रॉफिट ले रहा है, बटे कर देंगे 600, गुणे कर दो 100, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 6 एकम 6 हो गया, 6 अट्ठे 48, यानी 18% का वो प्रॉफिट ले रहा है। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 14 दिसंबर की आपकी शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा ना? ठीक है, बहुत मन लगा के पढ़ना भाई, 63 सेट होने जा रहे हैं आपकी, बहुत मेहनत लगी है, और आप उसका रिजल्ट भी दीजिए
और अच्छे से अपनी सिलेक्शन लीजिए और अपने परिवार को जो भी सहयोग करना है बिल्कुल कीजिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।